नमस्कार दोस्तों, क्या सही में कोई ऐसी दुनिया है जहां हमारी धरती के अलावा जीवन है? क्या हम ऐसे किसी और प्रजाति सो कॉल्ड एलियंस को आने वाले समय में ढूंढ पाएंगे? जैसे कि वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे वॉयेजर निकले थे एक नई दुनिया की खोज करने। नासा मिशन वॉयेजर भी ऐसे ही एक मिशन पर है जो पिछले 47 ईयर से अंतरिक्ष की गहराइयों में खोज कर रहा है एक नई दुनिया की। आज इस वीडियो में बारे में जानते हैं वॉयेजर मिशन के बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं वॉयेजर क्या है। वॉयेजर वो अंतरिक्ष यान है जो नासा ने 1977 में दो डिफरेंट वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 को लॉन्च किया। हालांकि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया, जिसे 20 अगस्त 1977 में, और उसके ठीक 16 दिन बाद वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया। इनका इनिशियल गोल था हमारे सोलर सिस्टम की एक्टिविटीज को समझना और अदर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की स्टडी करना। और बाद में ये दोनों यान इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाले पहले अंतरिक्ष यान बने। इंटरस्टेलर स्पेस हेलोस्फीयर के आउटर फील्ड को कहा जाता है। दोस्तों सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हेलोस्फीयर वो एरिया है जहां हमारे सन से निकलने वाली विंड और रेज और सोलर बबल और सोलर मैग्नेटिक फील्ड है, और इससे जो बाहर का एरिया है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने ना सिर्फ हमारे गैस जाइंट्स जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और उनके मून्स की डैज़लिंग इमेजेस कैप्चर करी, बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन के दिल और दिमाग को भी कैप्चर किया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ये अंतरिक्ष यान अभी तक के इंसानों के द्वारा भेजे गए कोई ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो सबसे दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि वॉयेजर मिशंस को सिर्फ 5 सालों के लिए आउटर प्लैनेट्स और उनके मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था, जो कि 176 ईयर्स में होने वाले प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स के कारण पॉसिबल हो पाया था। 13 दिन बाद वॉयेजर 1 ने पहली अर्थ की फोटो भेजी, जिसमें हमारी धरती और मून को एक साथ क्लिक किया, और 5 जून 1979 को वॉयेजर 1 को ऑलमोस्ट 2 ईयर लगे इसके पहले मिशन जुपिटर तक पहुंचने के लिए। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पास से निकलते हुए ये 66 अमेजिंग पिक्चर्स कैप्चर की, जो हर एक 10 आवर्स के इंटरवल पर ली गई, जो कि जुपिटर पे 10 आवर्स एक दिन के बराबर होता है, जिसे बाद में इस टाइम लैप्स मूवी में प्रेजेंट किया गया। हालांकि वॉयेजर जुपिटर तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट नहीं था। इससे पहले पायनियर 10 को 1972 में नासा ने जुपिटर की स्टडी के लिए भेजा था, पर अनफॉर्चुनेटली पायनियर 10 में ऐसा कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं था। और जब हम किसी प्लैनेट्स के रिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें सैटर्न प्लैनेट ही ध्यान में आता है, पर साइंटिस्ट ने पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के डाटा से जुपिटर के अराउंड भी एक थिन एस्टेरॉयड रिंग के होने का अनुमान लगाया था, जिसे वॉयेजर 1 ने ना सिर्फ उसके 4 जुपियन रिंग्स की प्रेजेंस को कंफर्म किया, बल्कि उनकी इमेजेस भी क्लिक करी। वॉयेजर 1 ने फिर जुपिटर के मून्स आयो और यूरेपा को एक्सप्लोर करते हुए जुपिटर के मून आयो पर वोल्केनिक एक्टिविटी को कैप्चर किया, और इसने आयो मून पर वोल्केनिक इरप्शन को भी कैप्चर किया, जिससे साइंटिस्ट को आयो मून पर लावा लेक्स की प्रेजेंस का पता लगा। फिर इसने जुपिटर के मून यूरोपा को एक्सप्लोर करते हुए इसकी जो पिक्चर्स कैप्चर की, इस पर कई स्क्रैच मार्किंग्स नजर आए। साइंटिस्ट ने इसे कुछ आइस के टुकड़े और आइस फ्रैक्चर होने का अनुमान लगाया, और वॉयेजर से भेजे डाटा से ये भी सजेस्ट हुआ कि इसकी आइस के नीचे कुछ वाटर बॉडीज और एक बड़ा समुद्र की प्रेजेंस हो सकती है। 1979 से पहले हम जुपिटर के सिर्फ 13 मून्स को ही जानते थे जो जुपिटर को ऑर्बिट करते हैं, मगर वॉयेजर 1 ने वहां 3 और नए मून्स थेबे, मैटिस और एड्रेस्टिया को डिस्कवर किया, जो आज
इन जुपिटर के मून्स की टैली बढ़कर 95 मून्स तक पहुंच गई है, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। इसका नेक्स्ट मिशन था सैटर्न, जहां इसे पहुंचने के लिए 21 और महीने का वक्त लगा और नवंबर 1980 में इसने रिंग प्लैनेट सैटर्न के पास से फ्लाईबाय किया और इसे फॉलो करते हुए 9 महीने बाद अगस्त 1981 में वाइजर 2 भी यहां से पास हुआ। वाइजर 1 ने सैटर्न की तब तक की सबसे क्लोजेस्ट उड़ान भरते हुए वहां सैटर्न के जी रिंग को डिस्कवर किया और इसके पहले पॉइनर 2 स्पेसक्राफ्ट के डिस्कवर किए एफ रिंग को स्टडी किया और एफ रिंग के पास इसने 2 नए शेफर्ड मून्स प्रोमेथियस और पंडोरा को आइडेंटिफाई किया। दोस्तों आपने सही सुना, ये वही वर्ड है पंडोरा जिसे हॉलीवुड मूवी अवतार में इसी के रेफरेंस से लिया गया। वाइजर 1 ने सैटर्न के मून्स टाइटन, माइमास, एन्सेलेडस, टेथिस, डियोन और रिया की स्टनिंग फोटोग्राफ्स ली। वाइजर 1 ने सैटर्न के लार्जेस्ट मून टाइटन पर एक थिक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर को कवर किया, जिससे साइंटिस्ट ने एक पॉसिबिलिटी लगाई कि वहां पे प्रीबायोटिक केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसका एक क्लियर मतलब था कि वहां कुछ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स और सी मौजूद हो सकता है। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में इकलौता मून है जहां पृथ्वी से ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर मौजूद है। इसके बाद वाइजर 1 एक्लिप्टिक प्लेन से बाहर निकला। दोस्तों एक्लिप्टिक प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन है जिसमें अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। इसके बाद वाइजर 1 ने वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 फरवरी 1990 में अपनी फाइनल 64 इमेजेस क्लिक करी, जो हमारे सोलर सिस्टम की इकलौती फैमिली पोर्ट्रेट है, जिसमें 6 प्लैनेट्स नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, वीनस और अर्थ विजिबल थे। क्योंकि कैमरा में सन की रिफ्लेक्शन के कारण मार्स की पोजीशनिंग अनक्लियर थी और मरकरी सन के क्लोज होने के कारण विजिबल नहीं हो पाया और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, जो अब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है, सब क्या हो रहा है, और डार्कनेस में विजिबल नहीं हो पाया। दोस्तों वाइजर 1 की ली गई इन लास्ट पिक्चर्स में हमारे प्लैनेट की ये फेमस पिक पेल ब्लू डॉट यहीं से आई है। ये छोटा सा ब्लू डॉट पृथ्वी है, जो हमारा इस सोलर सिस्टम में इकलौता घर है। इसके बाद वाइजर 1 के कैमरास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वाइजर इंटरस्टेलर मिशन स्टार्ट हुआ। 25 अगस्त 2012 में वाइजर 1 हेलोस्फीयर से बाहर निकलने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना और इसने इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट को मेजर करना शुरू किया। There is Voyager crossing over into interstellar space. It's the farthest thing we've ever sent anywhere. Voyager accomplished its mission so brilliantly, and now goes on. This vehicle, which is long past its expected service life, is still sending messages. They're going beyond what we know in our neighborhood. We are boldly going where no one has gone before. It's as simple as that. This is awesome. आप सोच रहे होंगे कि कैसे वाइजर 1 इतनी धरती से 2500 करोड़ किलोमीटर की दूरी से भी आज भी डाटा भेज रहा है, क्योंकि अब तक तो इस पर कोई सोलर रेज भी नहीं पहुंच रही जिससे पावर जनरेट हो सके। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि वाइजर्स में 3 रेडियो स्टॉप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स इंस्टॉल हैं, जो इंटरस्टेलर स्पेस की रेडियोएक्टिव एनर्जी से इन स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। दोनों वाइजर्स में नासा ने एलियंस के लिए एक 30 सेंटीमीटर्स की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क को रखा है, जिसमें इस वाइजर गोल्डन रिकॉर्ड पर मार्किंग्स की गई हैं, जो कई पल्सर से अर्थ की लोकेशन को प्रेजेंट करते हैं। इस पर यह भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कैसे इसे एक विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर की तरह प्ले करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट के पास कोई सीडी और विजुअल मीडिया जनरेशन का और कोई तरीका नहीं था, इसलिए डिफरेंट इमेजेस और साउंड्स को इस साउंड रिकॉर्ड के जरिए रखा गया। Voyager
Record and really the Voyager mission were conceived and executed on behalf of all humankind. With the sounds and heartbeats and whale sounds and all the different languages of the world. Hello from the children of planet Earth. My name is Nick Sagan. I'm the son of Carl Sagan, and in the 70s I recorded Hello from the Children of Planet Earth for the Voyager Golden Record. Dad would be enormously proud. It would be a great celebration. It's an amazing accomplishment. Paz e felicidade a todos. I was selected to do Portuguese. It's hard to imagine aliens being able to decipher the Golden Record, but if they can decipher it, I like to think that they'll take our message in a positive spirit. So we stand today at the threshold of a great epoch of infinite potential for discovery and exploration. This is not science fiction. This is better than science fiction. This is science reality. इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से कुल 115 डिफरेंट इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस किया गया है जो हम इंसानों की लाइफ को दर्शाता है। इनमें से कुछ ये ऐसे हैं जैसे वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड में दुनिया से 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स को रिकॉर्ड किया गया है और 35 अर्थ की डिफरेंट साउंड को जैसे बारिश, हवा, मदर किसिंग हर चाइल्ड और इस प्रकार की साउंड्स को रिकॉर्ड किया है जो ऐसे हैं। और इसमें 90 मिनट्स ऑफ म्यूजिक रिकॉर्ड है जिसमें इंडिया से एक राग केसर बाई केरकर जी का जात कहाँ हो भी शामिल है और 1977 के उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर और यूएन सेक्रेटरी जनरल कुर्ट वेल्डमिन के ग्रीटिंग्स मैसेज भी इसमें रिकॉर्ड किए गए। पर क्या कोई एलियंस और डिफरेंट स्पीशीज इस कॉम्प्लेक्स डाटा को ऑपरेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे? क्योंकि दोस्तों अगर आप इन गोल्डन रिकॉर्ड्स पर मार्क इंस्ट्रक्शंस को देखें तो कोई भी आम इंसान इनको समझने के लिए गलती कर सकता है क्योंकि ये विजिबिलिटी में तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग लगती है। वॉयेजर 1 आज भी सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है और जो धरती से तकरीबन इस वक्त 2500 करोड़ किलोमीटर दूर से इंटरस्टेलर स्पेस की मिस्ट्रीज को समझने के लिए पृथ्वी पर रेगुलर डाटा भेज रहा है। वॉयेजर मिशन पर आपके क्या व्यूज हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।